नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और लगातार बात हो रही है थर्ड बैटल की, जो कि तेलंगाना में देखने को मिल रही है। और इसी बैटल के नुमाइंदे बने हैं मतदाता जो कि आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और 119 सीटों पर 2290 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। नमस्कार, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। और न्यूज इंडिया पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। इसी बीच आपको बता दें बड़ी खबर, तेलंगाना में 119 सीटों पर अभी भी वोटिंग जारी। सुबह 11 बजे की हम बात करते हैं तो 20.64% तक वोटिंग हो गई है। मतदान केंद्र पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें सुबह 11 बजे तक वोटिंग प्रतिशत 20 रहा है। मतदान केंद्र पर अभी भी संख्या पहुंच रही है लोगों की। और लगातार न्यूज इंडिया भी अपने मंच से तमाम लोगों से अपील कर रहा है कि यदि आपके राज्य में मतदान हो रहा है तो आप घरों से बाहर जरूर निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए, क्योंकि लोकतंत्र का ये उत्सव है, महापर्व है। इस पर आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, क्योंकि बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है और जिम्मेदार नागरिक बनने की भूमिका को आप अदा करिए। तो न्यूज इंडिया की आपसे बस एक ही अपील, घरों से निकलिए, मतदान कीजिए, क्योंकि आप ही इन 2290 प्रत्याशियों की नीति का निर्धारण करेंगे। आपकी उंगली पर लगी स्याही आपके प्रदेश का अगले 5 सालों का भविष्य तय करेगी। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि राज्य में इस वक्त 35,655 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 511 केंद्र बहुत संवेदनशील रखे गए हैं। ये सभी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा से लगे हुए हैं। इनको नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी कहा जाता है। और इसी बीच आपको बता दें कि सुरक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था, देखिए तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां इन तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे तमाम दिग्गजों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। असदुद्दीन ओवैसी और इसी के साथ देखिए प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के भी वोट डालते हुए नजर आए। रेवंत रेड्डी, केटीआर ने भी वोट डाला। हम तस्वीर दिखा रहे हैं और देखिए अभिनेता भी यहाँ पर पीछे नहीं है। तो तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चिरंजीवी वोट कास्ट करते हुए नजर आए। और सबसे बड़ी बात यह कि तेलंगाना के अंदर जब वोट कास्ट हो रहा है तो उसमें एक पैटर्न आप देखेंगे कि आम हो या खास, हर कोई कतार में खड़ा है और कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। बिल्कुल, और ये देखिए, और ये आपको इस बात के लिए यूं कह सकते हैं कि जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं फील कराता कि आप वीवीआईपी हैं। और ये कल्चर होना भी नहीं चाहिए। चाहे बात हम राजस्थान की करें, मध्य प्रदेश की करें, तो इसमें काबिल तारीफ है सभी नेताओं के लिए। हम कहेंगे कि सभी ने ऐसे ही अपनी बारी का इंतजार किया और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो तेलंगाना चुनाव में किस तरीके से दिग्गजों ने मतदान किया, हम तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए चर्चा का रुख करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। रत्नेश जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और साथ में रुद्र प्रताप जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी जुड़े हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। और सवाल सबसे पहला रत्नेश जी आपसे ही, उत्साह बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन क्या हो कि समीकरण बिगड़ जाए? देखिए पूजा जी, उत्साह हमारा इसलिए हाई है क्योंकि हम तेलंगाना के चुनाव में महिलाओं का मुद्दा लेकर जा रहे हैं, बुजुर्गों का मुद्दा लेकर जा रहे हैं, बेरोजगारों का मुद्दा लेकर जा रहे हैं, महंगाई का मुद्दा लेकर जा रहे हैं, चिकित्सा का मुद्दा लेकर जा रहे हैं, शिक्षा का मुद्दा लेकर जा रहे हैं, असंगठित मजदूर वर्ग का मुद्दा लेकर जा रहे हैं, किसान का मुद्दा लेकर जा रहे हैं। बीजेपी मुद्दा लेकर के जो पहुंची है कि प्रतिनिधि जो चुना जाएगा वो होगा अल्पसंख्यक, वो मुद्दा सारे मुद्दों पर हावी नजर आ रहा है, क्योंकि 2 बार से जनता सिर्फ इसी वादे पर ठगी जा रही है। और टी राजा भी कह रहे हैं कि उनका अनुमान है कि 40 सीटें आ रही हैं। देखिए टी राजा जी अपना चुनाव जीत लें, उनकी पार्टी ने उनको बता दिया था उनकी क्या हैसियत है। 2 साल तक वो सस्पेंड रहे, अभी फिर उनका सस्पेंशन बहाल किया गया है और फिर उनको लाया गया, टिकट दिया गया। दूसरी बात, अरे मुख्यमंत्री तब बनाएगी ना भाजपा पूजा जी जब कैंडिडेट होगा। मुस्लिम कैंडिडेट नहीं तो कहाँ से बना देंगे भैया। तीसरी बात, मैंने कहा मुद्दे जो हमारे हैं, मुद्दों पे बात करिए ना, कौन सीएम बनेगा कौन नहीं बनेगा इसका निर्धारण जनता को। तो आपको क्या लगता है, यहाँ पर ना तो बीआरएस और ना ही बीजेपी मुद्दों पर बात करी है? अश्विनी जी, क्या मुद्दों पर बात नहीं हो रही है? कुछ और बात करें क्या आप इस चुनाव में?
देखिए, कांग्रेस को तो यही लग रहा है कि यही लोग मुद्दे पर बात कर रहे हैं। पिछला चुनाव मैं उदाहरण देकर बात करना चाह रहा हूँ। नॉर्थ जो तेलंगाना है, इसमें लगभग 63 सीटें हैं। 11 सीटों पर ये लोग चुनाव जीते थे। अपने विधायकों को रोक नहीं पाए, सब बीआरएस में ज्यादातर चले गए। लेकिन उसके उलट 19 में चुनाव हुआ और हमने करीमनगर, आदिलाबाद और निजामाबाद जीत लिया। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से बड़ी बगैर मुद्दों के तो आगे नहीं आई है। और इस समय स्थिति ये हो चुकी है कि इनके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो इस संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। केसीआर के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी उनको चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है। तो आज परिस्थितियां बदली हुई हैं। हमने तो वहां पर कौशल विकास की योजनाओं की बात की, महिलाओं को नौकरियों की बात की, किसानों को धान 3100 रुपए की बात की हमने। ये देखिए, लोग आप मुद्दों की लगातार अगर बात- करप्शन की बात कहते आए हैं और मैं कर रहा हूं। परिवारवाद की बात जी। कहते आए हैं और यूं कहे कि तमाम जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने भी मंच से हुंकार भरी, लेकिन यहाँ पर आपका ही दाव उल्टा पड़ रहा है। कांग्रेस ये कह रही है आप करप्शन की बात करते हैं, यहाँ चुपके आपके बीआरएस से आप हाथ मिलाते नजर आते हैं और ये कहीं ना कहीं ये आप ही के लिए खतरे की घंटी। देखिए, कितनी हास्यास्पद बात है। एक परिवारवादी पार्टी का मुखिया हाँ। आज वहां पर परिवारवाद की बात करता है। राहुल गांधी जी जाकर केसीआर में परिवारवाद और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, क्योंकि खुद जमानत पर है नेशनल हेराल्ड में। तो ये किस जनता भी देख रही है। और मुझे तो लगता है कि एक आईटी सिटी हैदराबाद है। अश्विनी जी, किस तेलंगाना दल में नहीं है परिवारवाद? किस दल में नहीं है सर? किस दल में नहीं है? आपके दल में नहीं है परिवारवाद सर? देखिए पूजा जी, ये बार बार भारतीय जनता पार्टी बताती है कि परिवारवाद क्या है। भारतीय जनता पार्टी में आप बता दीजिए कि कौन से अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष बना है। आप इस जो भी चीजें हैं आप कब देखिए, मुलायम सिंह जी का बेटा अध्यक्ष, लालू प्रसाद यादव का बेटा अध्यक्ष बनेगा, केसीआर की बेटी है, स्टालिन के पहले डीएमके चले जाइए। तो हर जगह जो है वो परिवारवाद है। वो भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है। हम लोग उसका विरोध नहीं करते हैं कि जो व्यक्ति जो है, जैसे ये लोग कहते हैं राजनाथ जी का बेटा, राजनाथ जी के बेटे ने कितने साल मेहनत की वो नहीं दिखता इन लोगों को। मेहनत सभी करते हैं तभी तो पद पे आते हैं। चलिए नहीं, राहुल गांधी जी का क्या, चलिए ठीक है, मैं राहुल उदाहरण गांधी दे जी दूंगा। का क्या योगदान रहा? नहीं, मैं उदाहरण दे जहाज दूंगा। चलाते अब पायलट से जवाब आके दे दूं प्रधानमंत्री बना परिवारवाद दिए हाँ, गए। नहीं, परिवारवाद पे जवाब सुन लीजिए। कठोर नहीं, नमूना परिवारवाद वहाँ पे पर है। जवाब सुन लीजिए। नहीं, पीयूष जवाब गोयल हमारी के बात बाप पूरी हो जाए ना, नहीं, उसके बाद मैं जवाब सुन बताता हूँ लीजिए। आपको। अच्छा, इनसे बुलवा लीजिए, फिर मैं हाँ जवाब चलिए दूंगा। बोलिए अश्विनी जी, नहीं, बोलिए। हाँ, मेरा बोलिए। समय खत्म हो जाए, आप बोलिएगा, मैं हाँ, सुनूंगा। चलिए रत्नेश जी बताइए क्या काउंटर करना चाहते हैं? हाँ, बोलिए। मैं आपको बताऊं, धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री हैं, इनके बाप देवेंद्र प्रधान केंद्रीय अरे मंत्री हैं। आप परिवारवाद अरे मैं मत क्यों गिनाइए। नहीं दूंगा भाई परिवारवाद पे जवाब? ऐसे तो आप लोग समस्या हो गजब बातें जाएगी। करते हैं। देखिए, नहीं, ये- गजब बात करते हैं आप लोग। रुकिए जरा रुकिए। परिवारवाद पे क्यों जवाब नहीं दूंगा मैं? केसीआर जा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं देखिए दर्शकों आप। को, केसीआर मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें, बड़ी तस्वीर है ये, क्योंकि केसीआर लगातार ये कहते हैं कि जन कल्याणकारी नीतियों को लेकर वापस वो जनता के बीच में पहुंचे हुए हैं। और चंद्रशेखर राव आपको बता दें कि 2 बार से और यूं कहे कि 2 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके क्या मायने, क्योंकि गजवेल और कामारेड्डी ये 2 जगह 2 सीट ऐसी हैं जहां से केसीआर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि केसीआर लगातार ये कहते आ रहे हैं कि हमेशा से जन कल्याणकारी जो काम है उन्होंने किए, हालांकि किए भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से जब तेलंगाना राज्य बना था तब कितनी मेहनत केसीआर ने की थी सभी ने देखी। लेकिन ये 2 सीट से लड़ना किस बात के संकेत देता है, इस पर भी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, केसीआर अपनी गाड़ी में बैठते हुए नजर आ रहे हैं। रुद्र प्रताप जी, मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि केसीआर चूंकि सामने है और ये कहा जा रहा है कि वह 2 सीट से लड़ रहे हैं। तो जब 2 सीट से इंसान लड़ता है चुनाव, तो कहीं ना कहीं हारने का डर होता है, हम कैसे देखें? आसानी से हराया दिया जाए, वो उनकी चुनावी रणनीति होती। कई बार क्या होता है कि पार्टी इस वजह से लड़ती है कि अगर 2 सीट पे हम जीत जाते हैं, बाद में उपचुनाव में वो सीट आसानी से जीत सकते हैं। उस रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है, क्योंकि देखिए केसीआर जो है वो जन नेता हैं। ऐसा नहीं है कि वो हवाई नेता हैं और उनको इतनी आसानी से उखाड़ फेंका जा सकता है। अभी तक अगर आप वहाँ के परिवेश में देखेंगे तो उनसे बड़ा कोई चेहरा नहीं बनता। इसमें मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन था आपसे कि देखिए गजवेल की बात कर लें या फिर कामारेड्डी की बात कर लें, इन दोनों ही सीटों पर जिस दौरान नामांकन का आखिरी दिन था, उसी दिन 150 से ज्यादा सर 152 तादाद है। 152 एक सीट पर है और 154 दूसरी सीट पर तादाद है नामांकनों की।
तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? ठीक है, वो रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि उनको शिकस्त नहीं दी जा सकती, लेकिन क्या ये भी रणनीति का हिस्सा हो सकता है क्या कि किसी सीट पर कोइंसिडेंटली इतने ज्यादा नामांकन हो जाएं? 150 से ज्यादा सर? जी बिल्कुल होता है, क्योंकि बहुत सारे डमी कैंडिडेट होते हैं कि जिससे कि वो दिखने में होते हैं। और मैंने क्या कहा कि राजनीति में बहुत सारी रणनीतियां होती हैं जो काम करती हैं, उसका भी ये हिस्सा हो सकता है कि बहुत सारे डमी कैंडिडेट, क्योंकि इतने एक जगह प्रत्याशी। दूसरी चीज़ क्या है कि आजकल एक पब्लिसिटी स्टंट भी है कि किसी बड़े नेता के खिलाफ आप खड़े हो जाइए, इसी बहाने आपकी पब्लिसिटी हो जाती है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो मेन बात हो रही है, जब हम लोग तेलंगाना इलेक्शन पर जाते हैं तो तेलंगाना इलेक्शन में केसीआर के सामने कोई ऐसा आप तक चेहरा नहीं बन पाया है कि जो उसको सीधे हटा करके वो मुख्यमंत्री बन जाए, या उसको रिप्लेस कर दिया जाए। अभी आप देखेंगे उसके जस्ट बगल में आंध्रा है, तो आंध्रा के चुनाव में ऐसा हुआ था कि जगनमोहन रेड्डी ने बहुत मेहनत करी थी। अश्विनी जी जरा देखिए, समस्या क्या लगती है? क्योंकि जब आपने कर्नाटक चुनाव हारा था, कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसका कहीं ना कहीं परिणाम ये कांग्रेस को मिला, और ये सुखद रहा कांग्रेस के लिए। बीजेपी वापस से अपनी सियासी जमीन तलाश रही है, तेलंगाना वापस से उनको मिल रहा है। अभी देखिए जरा तेलंगाना में क्या सियासी जमीन तलाशी जाएगी, क्योंकि समस्या यहाँ भाषा की भी आती है। तो भाषा की समस्या को आप समझ पाते हैं क्या? ये दिक्कतें हैं बीजेपी के लिए? है कि हमारा वोट 36% इंटैक्ट रहा है। हमारे जो मतदाता थे वो हमारे साथ थे। हाँ, हम चुनाव हार गए, उसको हमने स्वीकार किया। ठीक है, हो सकता है कि कहीं कोई कमी रह गई हो, उसकी समीक्षा भी हम कर रहे हैं और अगले चुनाव के लिए फिर देख रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की कोई गिनती नहीं कर रहा था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी अचानक सबके जबान पर आ गई है। त्रिकोणीय चुनाव होने लगा वहां, और वहां भारतीय जनता पार्टी की अचानक पूछ बढ़ गई। नहीं, आप अश्विनी जी यहाँ पर कुछ महीने पहले स्थिति दिख रही थी कि त्रिकोणीय मुकाबला, लेकिन अब जो स्थितियां दिख रही है ना, वो कांग्रेस और सीधे बीआरएस के यानी केसीआर के बीच में दिख रही हैं। और ये जो मुद्दा दिया गया है वो खुद बीजेपी ने बैठे बिठाए दिया। या तो आप दूर की सोच रहे हैं, क्योंकि जैसे 2018 में आपका वोट प्रतिशत था, 1 सीट आई थी, लेकिन 2019 के बाद लोकसभा चुनाव में जो सीटें बढ़ी थी, या तो दूर की सोची है आपने, कुछ तो सोच रहा है, कुछ तो चल रहा है। और क्या यही चीजें रत्नेश जी भाग गई है कांग्रेस? कांग्रेस कहाँ भाग गई? भाप गई है, भाप स्मेल कर लिया आपने चीजें, स्मेल जो इस वक्त आप कहते आ रहे हैं कि हाँ। सुनिए, देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब बाद में दूंगा। पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता ने परिवारवाद की बात की थी, तो सर क्यों नहीं अटकेंगे? मेरी पार्टी में इनके परिवारवाद दिखता है। राजनाथ सिंह के बेटे परिवारवाद के पुत्र नहीं, अनुराग ठाकुर के बाप मुख्यमंत्री थे, पीयूष गोयल के बाप केंद्रीय मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे। नारायण राणे कौन है? कृष्णपाल गुर्जर का बेटा फरीदाबाद का महापौर है। और सुन लीजिए, संदीप सिंह, अरे सुन तो लीजिए, सुन रहे रत्नेश जी, सुनिए, यूपी के कितना संघर्ष किया है भैया, कहाँ लाठी खाए हैं, कल्याण सिंह के पोते इसलिए मंत्री बना दिया। चलिए अब अश्विनी जी जवाब देंगे। नहीं चलेगा, आपको भाजपा के भी परिवारवाद करनी होगी। आपके घर में जब परिवारवाद ना हो तो अश्विनी शाही पे जाने दीजिए। अब आपने बोल दिया, जवाब वो देंगे। अश्विनी जी बोलिए। नहीं, ये क्या, ये जवाब देने दीजिए। एक बात और, नहीं एक बात और, जवाब दे दीजिए। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। बोल तो लिया, परिवार पूरी बात, पूरी लिस्ट गिना दी हमने। अश्विनी जी बोलिए। मुझे जबरदस्ती बोलना था, आप लोग तो बीच में ही टोकते रहेंगे। मेरी लिस्ट अभी बची हुई है, मेरी लिस्ट अभी बची हुई है। आकाश विजयवर्गीय किसके बेटे हैं? जैसा ने कितना क्रिकेट खेला है, जैसा भारत के अंडर 19 के कैप्टन रहे हैं क्या? रत्नेश जी, उनको गेंद और बल्ले का नाम नहीं पता, उसको आपने सेक्रेटरी बना दिया। रत्नेश जी, और पंकज सिंह उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, कल को अध्यक्ष है। बस अश्विनी जी बोलिए, अश्विनी जी बोलिए। अरे थोड़ा रत्नेश भाई, दूसरे का कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी, बोलिए वो ये नहीं चलेगा। चलिए बोल लीजिए। मेरी बात सुनिए रत्नेश जी, पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए था, जिस दौरान परिवारवाद का जिक्र बीजेपी से हो रहा था, जब यहाँ से क्रॉस क्वेश्चन किया नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, जरा जान लेते हैं। आपको आक्रोशित होने की जरूरत है। जब 10 साल में सफलता की बातें सुनते हैं, और ये जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आपके यहाँ आई है ना, वो आपको वो भी बताती है कि देखो यहां तक हम किए हैं। इतना बड़ा देश है, अभी भी कोई 2-4 लोग गांव में रह गए होंगे,
और मोदी ढूंढने आया कि कौन रह गया है, ताकि आने वाले 5 साल में वो भी काम पूरा कर दूं। इसलिए आज देश में कहीं पर भी जाने पर एक बात जरूर सुनाई देती है, और मैं मानता हूं कि ये देशवासियों के दिल की आवाज है। वो दिल से कह रहे हैं, अनुभव के आधार पर कह रहे हैं कि जहां पर दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहीं से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। और इसलिए ही मोदी की गारंटी वाली गाड़ी की भी धूम मची हुई है। साथियों, विकसित भारत का संकल्प सिर्फ मोदी का या सिर्फ किसी सरकार का नहीं है। ये सबका साथ लेकर सबके सपनों को साकार करने का संकल्प है। ये आपके संकल्प भी पूरा करना चाहता है। ये आपकी इच्छाएं पूरी हो ऐसा वातावरण बना चाहता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा उन लोगों तक सरकार की योजनाएं और सुविधाएं लेकर जा रही है जो अब तक इनसे बेचारे छूटे हुए हैं। उनको जानकारी भी नहीं है। जानकारी है तो कैसे पाना, उनका रास्ता मालूम नहीं है। आज जगह जगह से नमो ऐप पर जो तस्वीरें लोग भेज रहे हैं, मैं उसे भी देखता हूं। कहीं ड्रोन का डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, कहीं हेल्थ चेकअप हो रही है। आदिवासी क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया की जांच हो रही है। जिन जिन पंचायतों में यात्रा पहुंची है, उन्होंने तो दिवाली मनाई है, और उनमें से अनेक ऐसी पंचायतें हैं जहां सैचुरेशन आ चुका है। कोई भेदभाव नहीं, सबको मिला है। जहां जो लाभार्थी छूटे हुए हैं, वहां उन्हें भी अभी जानकारी दी जा रही है और बाद में योजना का लाभ भी मिलेगा। उज्ज्वला और आयुष्मान कार्ड जैसी अनेक योजनाओं से तो उन्हें तत्काल जोड़ा जा रहा है। जैसे पहले चरण में 40,000 से ज्यादा बहनों बेटियों को उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दे दिया गया है। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में माय भारत वॉलंटियर्स भी रजिस्टर हो रहे हैं। आपको मालूम है, हमने कुछ दिन पहले एक देशव्यापी नौजवानों का एक संगठन खड़ा किया है, सरकार की तरफ से शुरू किया है। उसका नाम है माय भारत। मेरा आग्रह है कि हर पंचायत में ज्यादा से ज्यादा नौजवान ये माय भारत अभियान से जरूर जुड़े, उस पर अपनी जानकारियां दें, और बीच बीच में मैं आपसे बात करता रहूंगा, और आपकी शक्ति विकसित भारत बनाने की शक्ति बन जाए। हम मिलकर के काम करेंगे। मेरे परिवारजनों, 15 नवंबर को जब ये यात्रा शुरू हुई थी, और आपको याद होगा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर शुरू हुआ था, जनजातीय गौरव दिवस था उस दिन, और मैंने झारखंड के दूर सुदूर जंगलों में एक छोटी सी जगह से इस काम का आरंभ किया था। वरना मैं यहां बड़े विज्ञान भवन में या भारत मंडपम में या यशोभूमि में बड़े ठाट बाट से कर सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं किया। चुनाव का मैदान छोड़ करके मैं खूंटी गया, झारखंड गया, आदिवासियों के बीच गया और इस काम को आगे बढ़ाया। और जिस दिन ये यात्रा शुरू हुई थी, तब मैंने एक और बात कही थी। मैंने कहा था कि विकसित भारत का संकल्प 4 अमृत स्तंभों पर मजबूती के साथ टिका है। ये अमृत स्तंभ कौन से हैं, इसी पर हमें ध्यान केंद्रित करना है। ये एक अमृत स्तंभ है हमारी नारी शक्ति,
दूसरा अमृत स्तंभ है हमारी युवा शक्ति, तीसरा अमृत स्तंभ है हमारे किसान भाई बहन, चौथी अमृत शक्ति है हमारा गरीब परिवार। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। इस देश का कोई भी गरीब, चाहे वो जन्म से कुछ भी हो, मुझे उसका जीवन स्तर सुधारना है, उसे गरीबी से बाहर निकालना है। इस देश का कोई भी युवा, चाहे भी उसकी जाति कुछ भी हो, मुझे उसके लिए रोजगार के, स्वरोजगार के नए अवसर देने हैं। इस देश की कोई भी महिला, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, कुछ भी हो, मुझे उसे सशक्त करना है, उसके जीवन से मुश्किलें कम करनी है, उसके सपने जो दबे पड़े हैं ना, उन सपनों को पंख देनी है, संकल्प से भरना है, और सिद्धि तक उसके साथ रह करके मैं उसके सपने पूरे करना चाहता हूं। इस देश का कोई भी किसान, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, मुझे उसकी आय बढ़ानी है, मुझे उसका सामर्थ्य बढ़ाना है, मुझे उसकी खेती को आधुनिक बनानी है, मुझे उसकी खेती में जो चीजें उत्पादित होती है उसकी मूल्य वृद्धि करनी है। गरीब हो, युवा हो, महिलाएं हो और किसान, ये 4 जातियों को मैं जब तक मुश्किलों से उबार देता नहीं हूं, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, ताकि मैं उतनी शक्ति से काम करूं कि इन 4 जातियों को सारी समस्याओं से मुक्त कर दूं। और ये 4 जाति जब सशक्त होगी, तो स्वाभाविक रूप से देश की हर जाति सशक्त होगी। जब ये सशक्त होंगे, तो पूरा देश सशक्त होगा। साथियों, इसी सोच पर चलते हुए आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान, यानी जब ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है, तब 2 बड़े कार्यक्रम देश ने किए हैं। एक कार्य नारी शक्ति और टेक्नोलॉजी से खेती किसानी को आधुनिक बनाना, वैज्ञानिक बनाना, उसे सशक्त करने का काम है। और दूसरा, इस देश के हर नागरिक का, चाहे वो गरीब हो, चाहे निम्न मध्यम वर्ग का हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो, चाहे अमीर हो, हर गरीब को दवाएं सस्ते से सस्ती मिले, उसको बीमारी में जिंदगी गुजारनी न पड़े। ये बहुत बड़ा सेवा का काम, पुण्य का काम, उससे भी जुड़ा हुआ अभियान है। मैंने संवाद में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, फौरन लौटेंगे, हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी। बने रहिए न्यूज़ इंडिया।